चलिए शुरू करते हैं। अब जो लेट कर रहे हैं उनको रहने दीजिए। तो आज की जो क्लास है इसका मेन टॉपिक होगा, जैसा कि मैंने कल बताया था कि स्प्रेड के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो मंथली ट्रेड हम लोग करते हैं जिस पे अभी R&D चल रही है वो क्या है, कैसे काम करता है और अभी मैं उसमें क्या देख रहा हूँ और फ्यूचर में कुछ चेंजेस आएगी तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर बाजार के बारे में भी डिस्कस करें। देखिए, बाजार के बारे में रोज प्रिडिक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार को सिंपली आप समझ लीजिए कि जब तक वो आवरली टाइम फ्रेम के 20 SMA से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब भी वो ऊपर जाए तो आप प्रयास कीजिए कि आवरली टाइम फ्रेम के पास कोई रजिस्ट करे तो फिर से शॉर्ट सेल का प्रयास करे, और जब तक उसके ऊपर ना निकले लॉन्ग नहीं करना है। तो आवरली टाइम फ्रेम का 20 SMA है, उसको एक मार्क कर लीजिए लाइन के रूप में कि उसके ऊपर रहेगा तभी हम लॉन्ग पोजिशन लेंगे, अन्यथा नीचे रहेगा तो हमें लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम, आइए आपको एक थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये हमारी निफ्टी की कंडीशन है, इसको समझ लें जो ट्रेडर है। और प्राइस ये जो प्रयास करेगा ना कि अपने R3 के पास कम से कम एक बार जाए, ऐसे पीसीआर हमारा है जो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। आप यहाँ पे आए, पिवट का यूज करेंगे और यहाँ पे हमारा R3 आ रहा है लगभग 22,055 के आसपास स्पॉट। तो प्रयास करेगा कि यहाँ पे एक बार पहुंचने का प्रयास करेगा इस जोन में। यहाँ से एक जोन हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर यहाँ मिलता है तो कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार निकलने का प्रयास करेंगे और वेट करेंगे कि फिर इसके नीचे 1 आवर क्लोज कर जाए, तभी हम फर्दर आगे सोचेंगे। ठीक है, जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक कुछ मत कीजिएगा। रही बात लॉन्ग की, तो हमारी हिलेगा मिलेगा जब तक ये बाइंग में नहीं आ जाए और ये 20 SMA से ऊपर प्राइस नहीं आ जाए तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 22,700 का जो जोन है, जो इसके ऊपर जब तक दो क्लोज नहीं करती है तब तक कोई एग्रेसिव लॉन्ग लंबे समय के लिए हम लोग नहीं बनाएंगे, जैसे 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, वो नहीं बनाना है। ये भी ध्यान रखना है आपको। मतलब कि अगर आपने पोजीशन कोई 20 SMA से ऊपर बनाई भी है तो इसके आसपास निकलना है फिर से। ये मई महीने में, अगर मई महीने में फिर से प्राइस ऊपर आती है तो इसका ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में ज्यादा कुछ अभी नहीं है और बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं होगी, एक जगह पे जाकर रुकने का प्रयास करेगा, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। और हमें इस चीज को देखना है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का। वीकली टाइम फ्रेम का ये 20 SMA जब तक ये सेफ है वीकली बेसिस पे तब तक आपको कोई बड़ी गिरावट के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है वीकली बेसिस पे, तब हम लोगों को व्यू में कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता आएगी। तो टेक्निकली इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब हम बास्केट के रूट से इंटर करते हैं या बास्केट से ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बेनिफिट होता है और काफी लोग उसको ट्रेड करके एक कंफर्ट जोन में आए हैं और प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। भले प्रॉफिट छोटा हो, छोटा मतलब कि परसेंटेज वाइज देखे जाए तो काफी बड़ा है, बट प्राइस वाइज देखे कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख से अगर कोई व्यक्ति जब स्टॉक मार्केट में आकर 25,000 कमाता है, 30,000 कमाता है तो उसे काफी छोटा पैसा लगता है। बट एक्चुअल में वो काफी ज्यादा है अगर आप देखें तो, क्योंकि आपके कैपिटल कम इसलिए आपको कम लग रहा है। तो ये तो सही हो गया कि हम बास्केट के रूट से इंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है बाजार। अब सवाल है कि और क्या तरीका है इसका करने का। कुछ लोगों का डिमांड है कि सर जब हम फ्यूचर और ऑप्शन में जाते हैं तो वहां पे हमको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले 4 महीने से एक्सपायरी के दिन हम लोग लगभग 6 से 8 स्टॉक का एक बास्केट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और वो बास्केट 3 से 4 दिनों में काफी अच्छा मोमेंटम ले लेता है, जो कि फ्यूचर का होता है। सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करता है। मैं उसमें अभी R&D कर रहा हूं, मुझे 7 से 8 महीने और चाहिए। मेरा प्रयास है कि मैं 1 साल उसको ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा और छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेने का प्रयास करूंगा। अगर 1 ईयर लगातार वो सही हो जाता है तब मैं उसका पूरा डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। 4 महीने बीत चुका है, 8 महीने और है। मेनली उसमें होता क्या है, लॉजिक क्या है। पहली तो जो एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी के कारण रॉल ओवर होता है जिसके कारण उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अगर मंथ के एंड में गिर चुका है,
मतलब 20 तारीख के बाद उसमें गिरावट आई है, 15 तारीख के बाद गिरावट आई है, तो एक्सपायरी के बाद वो फर्स्ट वीक में वो ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। ये कुछ स्टॉक के नेचर होते हैं, तो आपको पूरे मंथ उसको ऑब्जर्व करना होगा। दूसरा, एसआईपी का भी बाइंग होती है फर्स्ट वीक में, जिसके कारण भी उसको ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो टेक्निकली हम बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जब वो पूरी तरह से हो जाएगी तब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। कुछ चार्ट का भी रोल होता है, बट पिछले 4 महीने से आप लोग देखेंगे कि उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो आप लोग लाइव उसको ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे। अब कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर, अगर कोई व्यक्ति उसको ट्रेड करना चाहे इन द फ्यूचर में, तो किस प्रकार ट्रेड करे। मान लो हमारे पास कम कैपिटल है, हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करें। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका तो है कि आप इक्विटी बास्केट कर लो। इक्विटी बास्केट में अच्छा खासा रिटर्न हो दे देता है 1 वीक में, लेकिन पैसे काफी कम है। और आपको एक होता है ना कि हर कोई इक्विटी बास्केट नहीं कर पाता है। कुछ लोग को फ्यूचर पसंद है, किसी को ऑप्शन पसंद है, किसी को सेलिंग है। हर किसी का एक अपना काम करने का तरीका होता है बाजार में। तो उनके लिए क्या है, तो जो भी आप लोग बाजार में आए हो, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका है, जिनके पास की कैपिटल कम है, तो पहले तो आपको पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर लेनी है। जो भी आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही जानी है। तो कैपिटल कम है तो आप हेजिंग रूट से इंटर करो। अब सवाल है कि बहुत से लोगों को हेजिंग पता नहीं होती है कि हम अपने ऑप्शन को हेज कैसे करें, फ्यूचर को हेज कैसे करें। ऐसे में फ्यूचर हेज आप लोगों को बता रखे हैं, उसको और डिटेल में और बेहतर तरीके से करके एक बार और हम बताने का प्रयास करेंगे। उसका एक दूसरा रूप भी है फार ओटीएम से, तो उसे भी हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे 1-2 महीने बाद। आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे ऑप्शन की स्प्रेड के बारे में। तो स्प्रेड क्या है, पहले इस चीज को समझिएगा। स्प्रेड का मतलब यह है कि तोड़ देना, विभाजित कर देना, बांट देना। क्या बांट देना, रिस्क को भी बांट देना और रिवार्ड को भी बांट देना। मतलब दोनों को अलग करना, कम करना, ये स्प्रेड का मूल काम है। अब स्प्रेड मूलतः दो तरह के होते हैं, एक डेट स्प्रेड, एक क्रेडिट स्प्रेड। हम यहाँ चर्चा करेंगे डेट स्प्रेड के बारे में। डेट स्प्रेड भी 3 तरह के होते हैं, एक आईटीएम वर्सेस एटीएम, एक एटीएम वर्सेस ओटीएम, और एक ओटीएम वर्सेस फार ओटीएम। आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं एटीएम वर्सेस ओटीएम स्प्रेड के बारे में। तो चलिए उसको शुरू करते हैं, और ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और वो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप एफएनओ के ट्रेड करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेड करते हैं, तो एक प्रयास कीजिए कि हमेशा मंथली एक्सपायरी के दिन ही पोजीशन को बनाने का प्रयास करें। उस दिन काफी कुछ आपके फेवर में होता है। और बास्केट के रूट से इंटर करें, कभी भी एक स्टॉक में ना जाएं। प्रयास करें कि 6 से 8 स्टॉक आपके पास हो, ताकि 1 से 2 स्टॉक अगर वहां आपको दिक्कत भी करे तो उसमें माइनर एडजस्टमेंट करके आप वहां बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, थोड़ा बहुत लॉस हो, लेकिन बाकी आपको कहीं ना कहीं बेहतर कंडीशन में रखेंगे। सिंगल स्टॉक में कभी भी इंटर करने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो बाजार आपको पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, लेकर निकल जाएगा। ये बात को हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो आज एटीएम वर्सेस ओटीएम स्प्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मुझे लगता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है। आप लोगों को उतना पता होगा, ठीक है। तो आइए आपको लिए चलते हैं तो उस स्प्रेड को कैसे करते हैं। इसमें सिंपली कि मान लो कि पीएफसी का स्टॉक है। दूसरी चीज आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग बाजार में नए आए हो या जिनकी एक्सपीरियंस 4 वर्षों से कम है, वो हमेशा कोशिश कीजिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटर ना करें, वो स्टॉक रूट से इंटर करें एफएनओ में, अगर करना है तो। नहीं तो बेहतर है कि इक्विटी बास्केट करो। लेकिन आपका इमोशन उस पर सूट नहीं करता है, आपको करता है कि नहीं मुझे इसी में जाना है, तो आप स्टॉक के जो ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर होते हैं, उसमें इंटर करें हेजिंग से। निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दें, ये दुकानदारों का काम है, वो आपको जबरदस्ती घुसवा देंगे इसमें और मारे जाओगे। क्योंकि इसमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, रिजल्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं, 0/सन्नाटा मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप इस रूट से एंटर करते हो स्टॉक से, स्टॉक फ्यूचर या ऑप्शन के हेज के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं बचने की संभावना ज्यादा होती है, प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होती है। ये आप लोग आने वाले 7-8 महीने में लाइव देख भी लेंगे। इसलिए 4 महीने से देख रहे हो और देखो,
समझ में आपको आ जाएगी। तो मान लो कि पीएससी का स्टॉक है और ये चल रहा है 400 पे, 400 पे चल रहा है, मतलब इसका कैश का प्राइस चल रहा है ऐसे। कैश और फ्यूचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है स्टॉक में, 2 रुपए का फर्क रहता है, कुछ बड़े स्टॉक में 7 से 8 रुपए का भी फर्क रहता है, बट ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। तो स्टॉक 400 रुपए पे चल रहा है कैश का प्राइस। क्लियर है? तो अब जो भी 400 रुपए का 400 का ऑप्शन होगा, मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, कि मान लो कि आपका व्यू है कि ये अप ट्रेंड में है, ऊपर जाएगी। क्लियर है? तो 400 की जो कॉल ऑप्शन है उसे एटीएम कहा जाएगा, एट द मनी। ठीक है? तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उस 400 के कॉल ऑप्शन को परचेज करते हैं, बाइंग करते हैं। जो भी प्रीमियम हो सकता है, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, जो भी प्रीमियम हमने बाइंग कर लिया। अब सवाल है कि ये 20 रुपए का जो हमने प्रीमियम बाइंग किया है, ये टोटल हवा है, ये टोटल हवा है, ये चिप्स नहीं है। लेकिन ये हवा अगर ट्रेंडिंग रहा हमारा बाजार, तो ये प्रीमियम इसमें और ऐड होगा। क्लियर है? अगर बाजार ट्रेंडिंग रहा, हमारे ट्रेंड में रहा, और शॉर्ट टर्म में ट्रेंड में रहा, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, तो हमारे कोई नुकसान इसमें नहीं है। हमें इसमें लॉस कब होगा? या तो बाजार रेंज में रहेगी या बाजार नीचे जाएगी, हमारे ट्रेंड के अपोजिट जाएगी, तब हमें इसमें लॉस होगा। लेकिन ट्रेंडिंग होने पे प्रीमियम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बढ़ेगा। इतना क्लियर है? तो करना क्या है कि हम इसे बाइंग करते हैं, इस डेट स्प्रेड में, एटीएम वर्सेस में, ओटीएम में हम इसे बाइंग करते हैं। और उसके बाद इसका 50% जो भी, जहां पे भी हमें प्रीमियम मिले जिस स्ट्राइक में, उस स्ट्राइक को शॉर्ट सेल करने का प्रयास करेंगे। सिंपली कि हम इसे बाइंग करेंगे और इसका 50% प्रीमियम हमें जहां मिले, उसको हम शॉर्ट सेल करने का प्रयास करें। मोस्टली इसे एक स्ट्राइक आगे आप निकलोगे, जैसे 410 से आगे 420, तो 420 वाला जो होगा, ये आपको 50% प्रीमियम देगा। मतलब ये 20 का अगर 400 का कॉल है, तो 420 वाला जो होगा वो आपको 10 रुपीज का होगा, 917 का होगा, ऐसा कुछ ना कुछ ये जरूर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, कि एक की बाइंग करते हैं और एक को शॉर्ट सेल कर देते हैं। इसे हम ऑब्स्ट्रा के थ्रू चल के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं और उसका रिजल्ट क्या क्या होता है। आइए, अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर से पूछ लीजिएगा, मैं उसको दोबारा से आपको बता दूं। अभी तो अब एक्सपायरी नजदीक आ चुका है 25 वाले में, तो प्रीमियम भी काफी कम मिलेगा और डिफरेंसेस आपको नजदीक आना होगा। जैसे 390 अभी प्राइस चल रहा है, तो 390 की जो कॉल ऑप्शन है वो 9.4 की है। तो यहाँ पे हमने एक लॉट को ऐड किया। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर 390 की कॉल ऑप्शन है, तो उस हिसाब से आपको 410 के कॉल ऑप्शन में जाना होगा, तब हमें 50% प्रीमियम मिलेगा। लेकिन हमारी एक्सपायरी जो है अब काफी नजदीक है, आज 16 तारीख हो चुकी है और 25 की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में मुश्किल से अब 8-10 दिन बचा है। तो इस हिसाब से हमें और नजदीक अब आना होगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम 1 तारीख को बनाते, मतलब एक्सपायरी के दिन बनाते, तो उस दिन हमको एक स्ट्राइक आगे बढ़ना पड़ता। ये 390 का कॉल ऑप्शन अगर हम परचेज करते हैं, तो हमें 410 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करना होता, जहां हमें 50% प्रीमियम मिलता। जैसा कि देखिए यहाँ पे, जब हम 400 की कॉल ऑप्शन में जाएंगे, तो वहां पे लगभग आपको 50% प्रीमियम से ज्यादा मिल रहा है। लेकिन 410 में जाएंगे तो कम हो जाएगा, है ना? हमारी 9.4 की बाइंग है, लेकिन हम इसे शॉर्ट सेल करते हैं तो 3.4 हो जाएगा, तो 50% तो मिल नहीं रहा है। तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन मार्क कर दोगे कि सर आपने बताया था कि एक स्ट्राइक छोड़ के तो 50% मिलता है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है। तो सर ने यह भी बताया कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ एक्सपायरी कितना बचा हुआ है, एक्सपायरी मुश्किल से 8-9 दिन बचा हुआ है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगा, स्ट्राइक भी नजदीक आएगा, तभी आपको 50% मिलेगा। मूल सिद्धांत यही है कि हमें 50% प्रीमियम चाहिए, बाइंग का सेलिंग में 50% प्रीमियम चाहिए। वो आपको स्ट्राइक का डिफाइन कर देगा। समझ गए? ये क्यों 50% चाहिए, हम ये भी आपको आगे बता देंगे। तो अभी अगर हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 400 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करेंगे। तो कितना है, 5.95। तो यहां पे जाएंगे और इसे इस प्रकार से शॉर्ट सेल करेंगे। तो अब आप देखोगे कि आपका टोटल जो मार्जिन आ रही है,
वो 52,745 रुपए के आसपास आ रही है, जो एस्टिमेट आपका मार्जिन है। ऐसा नहीं कि मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, लोग शॉर्ट सेल से डर जाते हैं कि सर शॉर्ट सेल करेंगे तो अनलिमिटेड लॉस होगा या मार्जिन ज्यादा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप स्प्रेड करते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सवाल है कि हम 50% को क्यों शॉर्ट सेल करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, या हम शॉर्ट सेल ही क्यों करते हैं, हम नेकेड बाइंग क्यों नहीं कर लेते, हमें इसका करने का बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर हम मार्केट हमारे ट्रेंड में ही है तो हम नेकेड बाइंग क्यों नहीं कर लेते हैं, वन साइड बाइंग क्यों नहीं कर लेते हैं, हमें इसको शॉर्ट सेल करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। तो उसका लॉजिक समझिएगा। आपने ट्रेंडिंग मार्केट देख के इसको परचेज किया है कि मैं ले रहा हूं, अभी मुझे लग रहा है चार्ट पे या मुझे डाटा पे लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। बट आपके लगने से ट्रेड लेने के बाद कितनी बार बाजार आपके अनुरूप चला है। जब तक आपने ट्रेड नहीं लिया है वो तभी तक आपके अनुरूप चलेगा। जिस दिन आप ट्रेड ले लोगे उसके बाद वो आपके अनुसार चलना बंद कर देता है। ये बाजार की नेचर है। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल कर देगा अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ज्यादा है तो इसीलिए पहले तो यहां पे हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी, कि जरूरी नहीं है कि आपके लेने के बाद वो ट्रेंड सीधा अप ट्रेंड ऐसे ही जाए। ये हो सकता है कि अभी ये ऊपर जा रहा था, आपके लेने के बाद पहले प्राइस नीचे आए। जैसे 319 का हमने कॉल लिया, ठीक है, लेने के बाद प्राइस हो सकता है कि 380 जाए और एक आध दिन यहां रह के फिर से दोबारा आए और 395 तक आए या 390 तक आए। ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि प्रीमियम गल जाएगी अगर आप नेकेड बाइंग करके रखते तो। जो ये आपने 9.4 का बाइंग कर रखे हैं पीएफसी का, एक गल के हो जाएगा, हो सकता है कि 7 रुपीज का, हो सकता है हो जाएगा 8 रुपीज का। तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लॉट साइज 3,000 से ज्यादा का है। लेकिन जब हम सेलिंग कर देते हैं तो ये नियम है कि जो फार ओटीएम होगा उसकी प्रीमियम ज्यादा गलेगी परसेंटेज वाइज कंपेयर टू नियर ओटीएम या एटीएम। तो जो हमने 5.45 में सेल किया उसकी प्रीमियम ज्यादा गलेगी कंपेयर टू ये। तो ये इसको मैनेज कर देगा और कहीं ना कहीं दोबारा जब प्राइस गिर के ऊपर आएगा तो आप प्रॉफिट में रहो। मतलब जब जनरल आप नेकेड बाइंग करते हो तो प्राइस स्ट्रेट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, या आपने जिससे स्ट्राइक को बाय किया उस स्ट्राइक से काफी आके निकल गया नीचे गिर के भी तभी प्रॉफिट होगा। बट यहां पे क्या है स्प्रेड में कि आपको नीचे जाकर ऊपर आया तब भी प्रॉफिट होगा, एक रेंज में कुछ दिन रह गया और फिर धीरे से ऊपर गया तब भी प्रॉफिट होगा, या नीचे गिर के ऊपर आया तो भी प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा ही। तो यहाँ पे तीन तरीके से आपको प्रॉफिट होने की संभावना हो जाती है और इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। जनरली अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो 9.4 में, अगर आपने पीएफसी बाइंग कर लिया है और प्राइस 9.4 से गिर के 7 पे आ गया और तब आपने वहां पे डिसीजन लिया कि मुझे इसको एडजस्टमेंट करनी है, तो वो एडजस्टमेंट काफी ज्यादा हार्ड होगी। लेकिन अगर आपने स्प्रेड के थ्रू इंटर किए हैं तो इसकी एडजस्टमेंट उतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा जो नेकेड में आपको मिलेगा। क्योंकि एक बार जो प्रीमियम खो गया उसको आप एडजस्ट करने जाओगे तो काफी तकलीफ होगी। तो इसके कारण भी ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में होता है। तो इसलिए स्प्रेड बेहतर है नेकेड बाइंग से। ये पहला रूप है हेजिंग का, बेसिक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही कारण है कि हम लोग स्प्रेड के थ्रू इंटर करते हैं और 50% प्रीमियम लेते हैं ताकि जो गल है तो इसको मेंटेन करके रखे। और प्रीमियम का स्वभाव है कि वो धीरे धीरे जाएगा तो ये मेंटेन करके रखेगा। थोड़ा सा अप डाउन में आपको लगेगा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन नेगेट लेंगे तो प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा। अगर दिन भर मार्केट मोमेंटम नहीं किया तो प्रीमियम गल जाने कुछ ना कुछ। लेकिन अगर दिन भर मार्केट मोमेंटम नहीं किया तो अगर प्रीमियम गलेगा तो इससे ज्यादा इसका गलेगा, तो आप कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्थिति में रहोगे, इसकी संभावना ज्यादा होती है। क्लियर है। तो इसी कारण हम लोग स्प्रेड रूट से इंटर करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारी मार्जिन तो लग गई है, 52,000 के आसपास मार्जिन हमारा लग चुका है। लेकिन मार्जिन के रूप आप देखेंगे जो प्रॉफिट आपको देखना है कि अब प्रॉफिट कैसे बुक करें। समटाइम ऐसा मैंने देखा है कि जो लोग भी स्प्रेड करते हैं तो जो नेकेड बाइंग की नेचर होती है वो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है कि स्प्रेड जब किए तो जैसे ऊपर गया बाजार तो 390 में तो प्रॉफिट होगा बट इसमें लॉस होगा 400 में। वो क्या करते हैं कि 319 वाले को बुक कर लेते हैं और इसको होल्ड कर लेते हैं। जब भी आप स्प्रेड करते हो या किसी भी प्रकार की हेज करते हो तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वहां स्मार्ट और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। वहां पे एक साथ इंटर करनी है दोनों पोजीशन में और एक साथ एग्जिट भी करनी है दोनों पोजीशन में। ये मत सोचिएगा कि प्रॉफिट वाले से मैं निकल जाता हूं लॉस वाले को होल्ड करता हूं, वो तभी करनी है
जब आपको पूरी तरह से चार्ट रीडिंग अच्छे तरीके से आती हो, आप मार्केट को समझते हो, ऑप्शन सेलिंग भी अच्छे तरीके से आती हो, तो वहां पे आप स्मार्ट बन सकते हो, अगर आपको रिस्क लेना के कैसल के साथ तो। लेकिन अगर आपको वो सब नहीं आती है, या आपकी एक्सपीरियंस 4 ईयर से कम है बाजार में, तो आपको चाहिए कि एक साथ पोजीशन बनाए, एक साथ पोजीशन से एग्जिट करो, दोनों को कट करो। एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक में प्रॉफिट होगा तो एक में आपको लॉस होगा। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, एक्सपायरी के नजदीक आया, एक आईटीएम बन जाएगा, एक जीरो भी होने की संभावना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल बेसिक टर्म में समझो आप कि आपको नेकेड बाइंग से बेहतर स्थिति में रखेगा। क्लियर है? ये हुई इसकी कहानी। अब सवाल है कि यूजेस, आपको यूजर्स से पहले चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो फिर आपको कठिनाई करेगी। आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है, उस डायरेक्शन में हम इसको बनाते हैं। हम कॉल साइड भी बना सकते हैं, हम पुट साइड भी इसको बना सकते हैं, जिस साइड में आपको डायरेक्शन लगता है वहां भी। इवन आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी हर जगह बना सकते हैं। आप चाहें तो कहीं भी इसको डिजाइन कर सकते हो। अगर आप एक 50% का रेशियो नहीं लोगे, आप चाहते हो कि सर मैं जब सेलिंग करूं तो 50% का नहीं लूं, 9 का लिया, 5 में नहीं, तो आप जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाओगे तो रिस्क और रिवार्ड बढ़ता चला जाएगा। रिस्क भी बढ़ेगा और रिवार्ड भी बढ़ेगा। जैसे कि आप देखो यहां पे हमने जो सेलिंग की है 400 की कॉल की है 5.94 में। अब मैं चाहता हूं, यहां पे रिस्क और रिवार्ड आप देखेंगे, रिस्क 13,000 का है, रिवार्ड 25,000 का है। मैं चाहता हूं कि रिस्क रिवार्ड को बड़ा करूं, तो 410 का आप कॉल ऑप्शन में जाएंगे, और इसको जब आप सेल करोगे तो रिस्क रिवार्ड बढ़ेगा। यहां क्या हुआ, 23 और 54, है ना? और थोड़ा सा दूर जाइए, यहां पे देखिए काफी तेजी से बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे दूर का, तो रिस्क रिवार्ड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि 50% का रेशियो स्टार्टिंग फेज में मेंटेन कीजिए। जब ये पूरी तरह आपको आ जाएगी तो आप रेशियो में बदल लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में हमें 50% प्रीमियम चाहिए, जो आपको स्ट्राइक का डिफाइन कर देगा। अब सवाल है कि इसका बेनिफिट कैसे लिया जाए। तो इसका सबसे आसान बेनिफिट है कि जो एक्सपायरी डे की ट्रेड होगी, जब भी एक्सपायरी डे का हम लोग ट्रेड करेंगे, मंथली एक्सपायरी की हम जो बास्केट बनाएंगे, तो उसे हम स्प्रेड रूट से भी बना सकते हैं। उसे स्प्रेड रूट से भी बना सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास 6 स्टॉक हैं, तो 6 स्टॉक का हमने सभी का एटीएम स्प्रेड बना, सभी का। तो उसका जब जब सभी का हम बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे पिछले 3 महीने का जो रिकॉर्ड है, वो हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने बनाकर हमें भेजा है। और उसमें जबकि उन्होंने सब स्टॉक ऐड भी नहीं किया है, 3 से 4 स्टॉक ही ऐड किया है, जबकि मिनिमम 6 होते हैं। तो उसका रिजल्ट इस प्रकार है, आप देखें। ये जनवरी महीने का है, 28/12 का है, ये जनवरी का है, और ये फरवरी का है। इन्होंने जब डिजाइन किया है, तो आप देखेंगे कि उस समय का स्ट्राइक इन्होंने लिया था 540 एटीएम लिया है, CY 21.90 पे। और सेल जो किया है 540 पे लिया, तो 580 का, 580 और 9.40, लगभग 50% के आसपास है। तो इस महीने में 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, मतलब 2 स्टॉक कम है, क्योंकि 6 तो कम से कम होते ही। इसका मतलब है कि इसमें 3 कम है, इसमें 2 कम, इसमें 2 कम है, सब में प्रॉफिट हुआ था। आप लोगों को पता है, जो लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या है, आप देखेंगे कि पहला दिन, जैसे कि हमारी तो नेचर के हम उसे BTST सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन ले अगले दिन निकल जाए। तो फर्स्ट डे का क्या हाल रहा है कि एक लॉट में अगर स्प्रेड बनाया जाए, तो उसका रिजल्ट ये है, दिसंबर महीने का सिंगल लॉट का, ये 3 ही है, 6 होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 6 से कम नहीं होते हैं, 6 8। उसके बाद जनवरी महीने का, ये फरवरी महीने का, मतलब जिस दिन बनाया, नेक्स्ट डे जब जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाती है, अगले दिन बढ़ जाती है। जैसे आज एक्सपायरी, आज बनाया, तो उसका ये रिजल्ट है, उसके अगले दिन प्रॉफिट ए होता है।
उसके नेक्स्ट डे प्रॉफिट ए होता है, उसके नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे। तो मैंने कल बताया भी था कि 4 से 6 दिन तक अगर होल्डिंग करनी है तो उसमें हमारा रिजल्ट सबसे बेहतर आता है। तो 4 to 6 डेज में आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ रहा है। और ओवरऑल और देखा जाए 3-4 मिनट का तो काफी बड़ा है, लेकिन उतना नहीं जाना है। आपको सिंपली ये देखना है कि 4 to 6 डेज में हमारा क्या आ रहा है। अगर हमारा लगा कि हमारा पेट भर जाता है इतना ही में, तो हम नेक्स्ट डे भी निकल सकते हैं, जैसा मैं नेक्स्ट डे ही निकलने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हमारी पोजीशन फ्यूचर में होती है, तो जिसके कारण डर भी लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वो R&D का फेज है। तो जैसे इसी बार जो हुआ था, मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने एक दिन पहले पोजीशन को क्रिएट कर लिया, जबकि क्रिएट करनी एक्सपायरी के दिन है। नतीजा क्या हुआ कि वो 1,40,000 का लॉस दिखने लगा। और सरदर्द का कारण है, क्योंकि स्क्रीन पे लॉस देखना सबसे बड़ा मतलब बुरा फील करवाता है। लेकिन ये था यकीन कि अगर मैं सही हूं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आएगा, और आया, बेहतर आया, जो आप लोगों ने देखा भी। तो ये इसका डाटा मैं इसे क्यों दिखा रहा हूं, इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि अगर हम हेजिंग के रूट से बास्केट बनाएं तो उस केस में हम कम कैपिटल से भी सरवाइव कर सकते हैं इस बाजार में। और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट होगा वो काफी बेहतर होगा, और अर्निंग इतनी होगी कि आपके पूरे महीने की कॉस्ट को पूरा कर दे। मतलब पूरे महीने की जो ट्रेडिंग आप करके अर्निंग करते हो उसको 4 to 6 डेज में खत्म कर देगा। बाकी आप R&D पूरे महीने करते रहो, कुछ ना कुछ चार्ट देखते रहो, सीखते रहो बाजार से, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो 4 to 6 डेज में अपना काम हो जाता है, इवन नेक्स्ट डे ही हो जाता है। लेकिन हम स्प्रेड रूट से इंटर करें तो यहाँ स्प्रेड क्या है? एटीएम वर्सेस ओटीएम। यही कारण था कि हमने आज आपको एटीएम वर्सेस ओटीएम बताया है कि आप एटीएम वर्सेस ओटीएम जब देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। आगे से आप लोग अपने स्तर से 5-6 महीने इसको देखेंगे, लाइव देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, और जब चीजें समझ में आ जाए तब खुद के डिसीजन पे आगे ट्रेड लेने का प्रयास करना है। ये बताने का पर्पज क्या है कि बाजार में देखिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम करके पैसा बना सकते हैं, और यहाँ पे पैसा को बचाने पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर पैसा बचाने पे फोकस नहीं करेंगे तो जो भी है वो भी जाएगा बाजार से। तो हेजिंग रूट से हम जब जाते हैं तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, और हम यहाँ सरवाइव कर पाते हैं। तो आगे से इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और जो भी ट्रेड अगर करते हैं आप लोग एफएनओ में, तो प्रयास कीजिए कि कम से कम स्प्रेड बना के तो इंटर ही करें, निकेट नहीं जाना है। इवन आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी में ट्रेड करते हो, फिन निफ्टी में करते हो, तो भी ये प्रयास करो कि स्प्रेड बनाकर जाए। अगर एक मिडनाइट की होल्डिंग है तो आप इंट्राडे भी अगर करना चाहते हो तो भी आप स्प्रेड बनाकर जा सकते हो। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। स्प्रेड जैसा कि मैंने बताया कि डेट स्प्रेड 3 प्रकार के होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड भी होते हैं। तो जो ऑप्शन के सेलर होते हैं उनको क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा पसंद आता है, जो बायर होते हैं उनको डेट स्प्रेड ज्यादा पसंद है, और सभी में एडजस्टमेंट काफी इजी है। लेकिन हमें मंथली एक्सपायरी बेस्ड पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पोजीशन आप एक ही बार क्रिएट करो, मंथ के स्टार्टिंग में ही बास्केट बना लो, और उस बास्केट को 1 वीक का टारगेट लेकर बनाइए, और जब भी आपको आपके मनमाफिक प्रॉफिट आ जाए ठीक ठाक, आप एक बार निकल जाओ, दुकान बंद कर दो और बाकी चीजों को सीखने में लगाओ। तभी आप इस बाजार में सरवाइव कर पाओगे, पैसा भी ठीक ठाक कमा लोगे इस बाजार से। अन्यथा ये बाजार में जो दिखता है वो सच नहीं होता है, ये बात को ध्यान रखना है जब तक आप लाइव में देख ना लो। और यही कारण है कि मैं पिछले 4 महीने से आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाकी आप लोग इस पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपना समय दीजिए, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो रिजल्ट बेहतर आएगा ही। जब ये फाइनलाइज मैं कर लूंगा कि मैं और क्या क्या चीजें देखता हूं जिससे मैं एक स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं, तो उसके बाद हम आपसे डिस्कस आगे करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी वेट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 4 महीने हुआ है, 8 महीने में और देखूंगा, और अगर ये 8 महीने लगातार सही रहता है, किसी प्रकार की कोई लॉसेज नहीं होती है, तभी जाकर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कि अगर किसी मंथ में कोई लॉसेज होता है तो मुझे फिर से देखना होगा कि आखिर किस कारण से लॉस हुआ है, कहां पे गलती हुई है। वो जब तक मैं जान न लूं तब तक बताना कहीं भी सही नहीं है। लेकिन अगर सही रहा तो मैं समझ जाऊंगा नहीं ओके है। और उसके बाद देखिए 12 महीने होगा तो 1 आध महीने तो लॉस हो सकता है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। बट वो कितना होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता है। तो देखें तो सही कि आखिर ये
जिस चीजों को हम देख रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड की बाइंग हो, सिप की बाइंग हो, वो सब चीजें काम करती है या नहीं करती है, तो देखते हैं। ओके। तो नेक्स्ट बार, नेक्स्ट मंथ में फिर से इसको आप अपने स्तर से बैक टेस्ट कीजिए। और इस मंथ का मैंने ऐड नहीं किया है, ये जो इस मंथ जो चल रहा है अभी, क्योंकि इस मंथ की जो प्रॉफिट थी वो काफी ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं एक अंदर से फोमो जनरेट करेगा आपके अंदर। या आप इस मंथ की जो भी है वो आप खुद से जब कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फोमो जनरेट करेगा, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं किया है। 3 महीने का ही ऐड किया है। इस मंथ का चाहे तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट हमें भेज सकते हैं मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके। तो इसे मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और वहां पे आप 2-3 बार इसको देखिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, और मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। कि क्लास का पर्पज क्या था, ये स्प्रेड बताने का पर्पज क्या था? बताने का बस सिंपल सा पर्पज है कि आप लोग हेजिंग के थ्रू जाओ, जो भी कुछ करते हो। दूसरा कि अगर आप लोग एफएनओ के ट्रेड करते हो, वहां भी आप बास्केट का यूज करो। आप जब एफएनओ का ट्रेड करते हो तो प्रयास करो कि मंथली एक्सपायरी के दिन ही आपकी पोजीशन हो, उस दिन आपके सभी कुछ आपके फेवर में होता है, और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने का, जीतने की संभावना, कमाने का संभावना ज्यादा होता है। एडजस्टमेंट का काफी लंबा चौड़ा समय आपके पास होता है गलत होने की स्थिति में, जिसके कारण आप सरवाइव कर जाओगे, और कहीं ना कहीं आप बाजार को एक बिजनेस की तरह यूज कर पाओगे। बाकी बाजार में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो उसको लर्निंग पर्पज से रखो, लेकिन बाजार में कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे कि आपको मंथ के स्टार्टिंग में, मिड होते तो कुछ अर्निंग हो, ताकि आप इस बाजार में आगे बढ़ पाओ। तो एक तरीका है जिससे कि आपको कुछ ना कुछ अर्निंग करके दे सकता है, जैसा कि आपने देखा है और आगे भी देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगी। जिस प्रकार से बास्केट इक्विटी बास्केट ने आपको अर्निंग करके दिया है, मुझे लगता है कि ए बास्केट भी आपको अर्निंग करके देने में सक्षम है, और इसका जो भी आगे रिजल्ट होगा हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। और अभी बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन करना बाकी है। तो मेन गेम है स्टॉक सिलेक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर रहने देते हैं, बाजार चल रहा है तो उसके बाद आराम से क्वेश्चन आंसर लिया जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर का भी प्रोग्राम रख देंगे इसी टॉपिक पे। क्लियर है? फिलहाल तो इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और खुद से आरएनडी कीजिए, और ये भी देखिए कि हमने जो बताया है उस क्या वो सही है गलत है, जो भी अपनी राय जरूर देनी है। उसके बाद इस मंथ का क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है, वो भी आप अगर स्प्रेड रूट से हम इंटर करते हैं तो 4 से 6 दिन में हमें क्या रिजल्ट आता, वो भी आप बनाकर खुद के स्तर से हमें भेजने का प्रयास करें व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप मेल भी कर सकते हैं हमें। देखते हैं, पता चल जाएगा क्या होता है, और आने वाले महीने में भी देखेंगे कि क्या होता है। क्लियर है? तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को, और फिर मिलते हैं जल्दी।